We are recording chapter 8 controlling for CBSE board. What does controlling means? कंट्रोलिंग का मतलब होता है ये कंपेयर करना कि आप एक्चुअली में क्या रिजल्ट सोचे थे, लेकिन आप एक्चुअल में क्या रिजल्ट हुआ और आपका क्या रिजल्ट प्लान था, उन दोनों में अगर कोई डिविएशन आया तो उसका रीजन ढूंढना एंड उस पर करेक्टिव मेजर्स लेना. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करके गैप निकालना यानी डिविएशन निकालना, उसका रीजन ढूंढना और उसको करेक्शन एक्शन लेना, करेक्टिव मेजर्स लेना. दिस इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का पहला क्वेश्चन यहां मिलता है. कंट्रोलिंग का मेन दो काम हो रहा है. ये हम एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड से. तो कंट्रोलिंग का फिर क्या फीचर्स बना? पहला ये गोल ओरिएंटेड है जो कि सब जगह कॉमन है. कंट्रोलिंग इज परवेसिव माने एप्लीकेबल एट ऑल लेवल, सब जगह कंट्रोल करना पड़ता है, टॉप मिडिल और लोअर. कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग. हम पास्ट में देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुआ और फ्यूचर में उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. एक कंटिन्यूअस हमको लगातार कंट्रोलिंग करना होगा, लगातार गैप निकालना होगा, लगातार उस पर करेक्टिव एक्शन लेते रहना पड़ेगा. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग का मेन फायदा क्या है? सर आपका गोल इजीली अचीव होगा. सर आपका जो टारगेट होगा, स्टैंडर्ड होगा, वो एक्यूरेट रहेगा. कभी हो सकता है ना, मैंने सोचा कि 150 पीस बनना चाहिए बट बना 120 ही. बट जब मैंने कंट्रोलिंग का पूरा स्टेप किया तो ये समझ में आया नहीं कि 120 का 150 का टारगेट ही गलत था. टारगेट बहुत ज्यादा हो गया था. टारगेट 120 to 130 होना चाहिए था. या हो सकता है मैंने सोचा था 120 बनना, बन गया 200. तो मुझे ये समझ में आएगा कि मैंने टारगेट बहुत छोटा रख दिया. तो नेक्स्ट टाइम मैं एक्यूरेट टारगेट रख पाऊंगा. मैं अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर पाऊंगा अगर मैं प्रॉपर कंट्रोल में चीजों को रखूंगा. मैं अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर पाऊंगा कि वो भी और बेटर वे में काम करे, क्योंकि जब प्रॉपर कंट्रोल होगा तो एम्प्लॉय के भी माइंड में रहेगा कि कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारा भी नाम आएगा. डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, प्रॉपर ऑर्डर में काम होगा और हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे सारे एक्शंस को, क्योंकि कंट्रोलिंग सब डिपार्टमेंट की जानकारी में रह के होगा. तो ये हुआ इसका इंपॉर्टेंस. अब आता है इसका सबसे मेन आंसर. दो आंसर बचे. एक प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिश्ता क्या है और स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, और चैप्टर खत्म हो जाएगा. प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, ये आंसर लिखने का सिंपल तरीका बताता हूं आपको. 3 पैराग्राफ में आंसर लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना हाउ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन कंट्रोलिंग. हाउ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन कंट्रोलिंग. सेकंड में लिखना है हाउ कंट्रोलिंग डिपेंड्स ऑन प्लानिंग. और थर्ड में लिखना है बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, सो इंटरकनेक्टेड. तो सबसे पहले ये बताओ कि प्लानिंग कैसे कंट्रोलिंग पे डिपेंडेंट है. सर हम प्लान करते हैं और अगर उसको कंट्रोलिंग नहीं करते प्रॉपर तरीके से तो ऑब्वियस बात है हमारा प्लान बर्बाद जाएगा. तो प्लानिंग को अगर ठीक रखना है या प्लानिंग को अचीव करना है तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. उल्टा लिखो, कंट्रोलिंग कैसे प्लानिंग पे डिपेंडेंट है. सर हम प्रॉपर कंट्रोल, अगर हमारा कोई कंट्रोलिंग का तरीका ही नहीं है तो प्लान करने का फायदा क्या होगा. या प्लान नहीं करेंगे तो कंट्रोल क्या करेंगे. सॉरी, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे प्लान ही नहीं करेंगे तो कंट्रोल करेंगे कैसे. जब हमको यही नहीं पता कि 200 पीस बनना चाहिए कि 150, हम कैसे समझेंगे एंड में कि हम सही पहुंचेंगे कि गलत. तो प्लान नहीं होगा तो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा, कंट्रोल नहीं होगा तो प्लान नहीं हो पाएगा. और थर्ड पैराग्राफ में लिखना है कि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है. क्यों? क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग है. प्लानिंग में भी आप पास्ट में क्या हुआ था देख के आगे क्या करना उसका प्लान करते हो. कंट्रोलिंग में भी पास्ट में मेरा क्या टारगेट रखा हुआ था उसको देख के आगे कंट्रोलिंग का एक्शन या मेजर्स लेते हो. तो बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग. ये 3 पैराग्राफ में आपको ये आंसर करना है. हाँ, एक पॉइंट और लिख सकते हो, प्लानिंग पर्सपेक्टिव है जबकि कंट्रोलिंग इवेल्युएटिव है. प्लानिंग में आपके पास एक्चुअल में डेटा होगा, आप अपने ब्रेन से कर सकते हो कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है. पर्सपेक्टिव है यानी फ्यूचरिस्टिक है. बट कंट्रोलिंग में हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ये भी लिख सकते हो डिफरेंस की तरह. नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर, स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग या प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. तो सबसे पहला काम क्या है, जो मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया. अगर आपको डेफिनेशन आता है तो आपको कंट्रोलिंग का स्टेप्स आता है. अगर आपको स्टेप्स आता है तो डेफिनेशन आता है. क्योंकि देखो पहला स्टेप क्या लिखा, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड और अ टारगेट. तो सबसे पहले आपको एक टारगेट या स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इस साल 20 लाख का सेल होना चाहिए, या मिनिमम प्रॉफिट 4 लाख होना चाहिए, या खर्चा कम से कम 5% कम करना है, रिड्यूस करना है पहले के मुकाबले. तो आपका कुछ एक टारगेट या गोल होना चाहिए. जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आप ये गोल बनाओगे कि एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज हो जाने चाहिए एग्जाम के पहले.
इस दिन तक सिलेबस हो जाना चाहिए, ये हुआ टारगेट सेट करना। सेकेंड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जब ईयर एंड आएगा या जब आपका टारगेट का एंडिंग डेट आएगा तो आपने एक्चुअली कितना काम कंप्लीट किया, किस एम्प्लॉय ने कितना काम कंप्लीट किया, कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ, क्या क्वालिटी बना, कितना कॉस्ट के अंदर काम हुआ, कितना हमारा वेस्टेज हुआ, कितना ज़्यादा वेस्टेज हुआ, कम वेस्टेज हुआ, ये सब चीज़ों का आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हो। आप गैप निकालते हो, कंपेयर करते हो, माने आप दोनों में गैप निकालते हो, कितना का गैप रहा। मैंने सोचा था 1 लाख पीस बने, मेरा बना 80,000, तो 20,000 का गैप रहा। अब इसका रीजन ढूंढोगे, एनालिसिस, और यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर होगा, क्योंकि एनालिसिस के फिर 2 तरीके हैं, एक है क्रिटिकल पॉइंट और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इन दोनों का बात डिटेल में करना है। तो सर आपका 1 लाख और 80,000 में जो गैप रहा उसका रीजन ढूंढिए। रीजन ढूंढने के 2 तरीके होंगे, क्रिटिकल पॉइंट और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इन दोनों को डिटेल में अलग से बात करेंगे। सर जब मैं रीजन ढूंढ लूंगा तब क्या करूंगा, करेक्टिव एक्शन लूंगा, उस गलती को आगे नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो प्रोडक्शन कम हुआ तो उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी बार बार जा रहा था इसलिए कम हुआ, तो ठीक है अगली बार जनरेटर लगाएंगे या और कोई तरीका ढूंढेंगे। सर लेबर स्ट्राइक पे थे इसलिए प्रॉब्लम हुआ, तो नेक्स्ट टाइम पहले से लेबर को समझा के रखना पड़ेगा, उनका डिमांड्स को पूरा करके रखना पड़ेगा। सर सप्लायर ने रॉ मटेरियल सप्लाई करने में देरी किया इसलिए प्रोडक्शन स्लो हुआ, तो सर अगली बार से आपको स्टॉक में रिजर्व रखना पड़ेगा पहले से। ये सब चीजें एक्शन ले सकते हैं आप फ्यूचर के लिए। अब आपको एक पॉइंट और है, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। अब ये स्टेप नहीं रहा है आपके एग्जाम ओरिएंटेड बात में, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं फीडबैक ऑफ कंट्रोलिंग मतलब जो आपने एक्शन लिया या जो गलती मिली, अब आप उसका फीडबैक भी लो अपने एम्प्लॉय से, क्या हम ऐसे करें तो ठीक रहेगा। तो रीजन जब ढूंढते हो और जब एक्शन लेते हो तो एम्प्लॉय से फीडबैक लेके एक्शन लेना चाहिए। तो ये स्टेप अब आपके एग्जाम में नहीं रहा है। देखा जाए तो आपका चैप्टर खत्म, लेकिन एक आंसर बचा मैनेजमेंट। जो मैंने कहा था डिविएशन को एनालिसिस करने के 2 तरीके हैं, एक है क्रिटिकल पॉइंट, एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट मतलब मेरा सिंपली 2 वर्ड याद कर लेना ताकि तुम केस स्टडी गेस करने में इजी रहो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वैसा कोई एक्टिविटी जो तुम्हारे बिजनेस का की एरिया है एंड जिसका खराब होने से तुम्हारे परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट होगा। तो तुम्हारे बिजनेस का की एरिया यानी क्रिटिकल है और उसका खराब होने से तुम्हारा बिजनेस का परफॉर्मेंस यानी एंड रिजल्ट यानी गोल, टारगेट, नेट प्रॉफिट, टर्नओवर, ये सब कम रहेगा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया, मैं वही एग्जाम्पल बता रहा हूं। आपका पोस्टल का खर्चा होता है 2 लाख रुपए का साल का, और आपका रॉ मटेरियल या लेबर लगता है मान लो 1 करोड़ रुपया साल का। मेरा पोस्टल का खर्चा 10% से बढ़ गया और मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा 4% से बढ़ गया, या लेबर का खर्चा 4% से बढ़ गया। 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000 ही होगा। जबकि 1 करोड़ का 4% कितना होगा, 1 करोड़ का 1% हो जाएगा 1 लाख, 4% हो जाएगा 4 लाख। तो 4 लाख से रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा है, जबकि 20,000 से केवल पोस्टल बढ़ा है। परसेंटेज वाइज देखो तो ये 10% और ये 4% है। कौन ज्यादा क्रिटिकल है, कौन ज्यादा तुम्हारे बिजनेस के नेट प्रॉफिट या परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा? सर वो 4 लाख बढ़ना। सर अगर ये 2% भी बढ़ा होता तो भी 2 लाख बढ़ता। तो सर मुझे क्रिटिकल एरिया पे ध्यान। एक बात सिंपल बोला जाता है कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, सो वी नीड टू फोकस ऑन क्रिटिकल एरिया, जो मेन एरिया जिसको अर्जेंटली अटेंड करना जरूरी है, वरना वो बिजनेस को पूरा हिला के रख देगा। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है आप अपना कोई रेंज सेट करते हो हर चीज के लिए। जैसे मान लो मैंने सोचा है कि 1 लाख तक पीस बने, मिनिमम 95,000, मैक्सिमम 1 लाख, तो सर उसके बीच में बना है तो ठीक है। बहुत ज्यादा कम बने, एक्सेप्शनल घटना घटता है, तब ध्यान देने का। जो रेंज के बियॉन्ड जब जाए तो दिक्कत है। मैंने कहा था 2% तक वेस्टेज मुझे बर्दाश्त है, सर 2% या 2.5% तक हुआ तो चल जाएगा, लेकिन सर आपका इस बार वेस्टेज 5% या 8% हुआ तो सर ये एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। तो मैनेजमेंट सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो एक अपना एक स्पेसिफिक रेंज रखता है हर चीज का। माइनर डिविएशन हो उसको इग्नोर करता है, लेकिन उससे ज्यादा गैप आ जाए तो फिर उस पर फोकस करता है, उसको ठीक करने का पूरा प्लानिंग करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हुआ 2 पॉइंट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या कीवर्ड हुआ,
आपका रेंज से ज्यादा डिविएट हो रहा है, माइनर डिविएशन पे फोकस मत करो, मेजर डिविएशन पे फोकस करो। और मैं क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सके उन चीजों पे पहले ध्यान दो, छोटी मोटी चीजों के मुकाबले। ये दोनों पॉइंट मैंने जो कीवर्ड बोला उस पर फोकस करना, तो आपका कभी भी केस स्टडी गलत नहीं होगा। यहाँ पे दो ही पार्ट से केस स्टडी आ सकता है, ये और एक स्टेप्स में से आपको दे देगा कि बताओ कौन सा स्टेप का बात हो रहा है, या कौन सा स्टेप तक हो गया, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, कौन कौन सा स्टेप बाकी है, या कौन कौन सा स्टेप हो गया, केस स्टडी पढ़ के बताओ। इन टाइप का केस स्टडी आ सकता है। ये था कंट्रोलिंग चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 12 सीबीएसई का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहला बात है यहाँ पे बोला गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कि माना जाता है कंज्यूमर को ना बहुत लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। दे यूज कंज्यूमर, बिजनेसमैन कंज्यूमर की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और कंज्यूमर को बहुत सारा नुकसान होता है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन का बहुत जरूरत है। तो पहला बात यहाँ बताया कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना इतना जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों है, जिसपे गवर्नमेंट इतना फोकस करे। तो पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया कि कंज्यूमर इग्नोरेंट होता है, उसको नहीं पता होता उसका क्या रेमेडीज है, क्या राइट्स है, कहाँ जाके लड़ाई करे, कहाँ कंप्लेन करे, कैसे उसको अपना प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाए। कंज्यूमर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, अकेला है। देखो हर लेबर लोग का यूनियन होता है, बिजनेसमैन लोग का ट्रेड एसोसिएशन होता है, लेकिन कंज्यूमर का वैसे कोई यूनियन या एसोसिएशन नहीं होता। तो कंज्यूमर अकेला होता है, बहुत कम दुनिया में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है। तो फिर कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, अकेला है, तो उसकी मजबूरी का बहुत लोग फायदा उठाते हैं। ये भी प्रॉब्लम है, इसलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन का जरूरत है। सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन का जरूरत क्यों है, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी का ही रिसोर्स यूज करता है, तो उसको उसका ड्यूटी बनता है कि वो सोसाइटी का बेस्ट में काम करे, और सोसाइटी माने कंज्यूमर। बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो उसको अपने कंज्यूमर को हैप्पी रखना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर हैप्पी नहीं रहा तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंज्यूमर के अगेंस्ट काम करेंगे, कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो उससे बचना है गवर्नमेंट एक्शन से, तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कीजिए। बिजनेस भी सोसाइटी का एक पार्ट है। बिजनेस के बहुत स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब जिन लोगों का बिजनेस में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, जैसे ओनर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट। वैसे कस्टमर भी बिजनेस का एक स्टेक होल्डर है। तो बिजनेस का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा मॉरल ड्यूटी बनता है कि कस्टमर के साथ गलत नहीं हो, इसलिए भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हमारे सिलेबस में पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, अभी बदल के आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो हम 2019 ही पढ़ेंगे। यह आया तो जुलाई 2020 में। ये पूरे इंडिया को कवर करता है। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट अब नहीं होगा ये एक्सेप्ट, क्योंकि सेक्शन 370 हट गया, अब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हो गई। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। छोटा दुकानदार के अगेंस्ट कंप्लेन का बात करो, बड़ा मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट प्रोडक्ट बात करो, होलसेलर के अगेंस्ट कंप्लेन का बात करो, ऑनलाइन प्रॉब्लम्स में कंप्लेन का बात करो। यू कैन डू ऑल टाइप ऑफ कंप्लेन एंड ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। ये एक्ट अब बताता है कि कंज्यूमर का राइट्स क्या है। तो सबसे पहले यहां बताया कंज्यूमर का राइट्स क्या है। कंज्यूमर का पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मतलब कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। कंज्यूमर का ये पहला हक बनता है कि उसका प्रोडक्ट सेफ हो, उसको फिजिकली या उसकी किसी और चीज को नुकसान नहीं पहुंचाए, हेल्दी हो, वेल हो। यानी आपको कंपनी का ड्यूटी बनता है कि वो प्रोडक्ट को गवर्नमेंट से वेरीफाई कराए, और जो उसका पर्टिकुलर क्वालिटी मार्क है, जैसे ISI मार्क इलेक्ट्रिक आइटम पे, एग मार्क एग्रीकल्चर आइटम पे, हॉल मार्क ज्वेलरी आइटम पे, ये सब मार्क लगाए गवर्नमेंट से वेरीफाई करवा के। तो कंज्यूमर का पहला हक बनता है कि उसको सेफ्टी मिले। कंज्यूमर का दूसरा हक बनता है कि उसको हर इंफॉर्मेशन मिले, मतलब कंपनी सब कुछ प्रोडक्ट पे मेंशन करे, क्वालिटी, क्वांटिटी, MRP, प्यूरिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स। तो कस्टमर का हक बनता है कि प्रोडक्ट पे सारा इंफॉर्मेशन। राइट टू चूज, दुकानदार हमको ये नहीं बोल सकता बस यही अवेलेबल है ले लो। अगर एक आइटम का हमको एक पीस पसंद नहीं आ रहा, हम उसको बोल सकते हैं इसका दूसरा वाला पीस दीजिए, फ्रेश पीस। तो हम लोग चॉइस कर सकते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल, प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन करवाने का हमारा हक बनता है। इसके पहले एक्चुअली में हमको ये राइट पढ़ना चाहिए था, राइट टू हर्ड। राइट टू हर्ड मतलब हमारा प्रॉब्लम सुना जाए, दुकानदार हमारा प्रॉब्लम सुने। और फिर राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब प्रॉब्लम सिर्फ सुने नहीं, उसका सॉल्यूशन भी करके दे। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे लड़ना है। वो आता ना जागो ग्राहक जागो,
ये सब चीज होना चाहिए। तो कंज्यूमर का ये सब राइट है, 6 राइट्स है। अब आया कंज्यूमर का ड्यूटी क्या है। तो कंज्यूमर नॉलेजेबल हो, मतलब इग्नोरेंट होकर खरीदने मत जाओ। क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेक करके प्रोडक्ट लो, तुम्हारा ड्यूटी बनता है। जो भी प्रोडक्ट पे इंस्ट्रक्शन लिखा उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो, तुम्हारा ड्यूटी बनता है। परचेज करते वक्त ध्यान रख के परचेज करो, नेग्लिजेंसी में काम मत करो। ऑनेस्टली तुम भी अपना पूरा कंपनी को या प्रोडक्ट सेलर को अपना पूरा डिटेल बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट है बिल मांगो, कैश मेमो ऑलवेज लो। और अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो कंप्लेन करो, लड़ो, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आंसर है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो बिजनेस को खुद ही ट्राई करना चाहिए कि उसके वहां पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो, कस्टमर केयर सर्विस, ताकि कंज्यूमर का प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाए। सर वहां नहीं हो तो दूसरा क्या है, सर बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशन है, वहां कंप्लेन किया जा सकता है। सर गवर्नमेंट भी कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, वहां जाके कंप्लेन करो। बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कस्टमर को लड़ाई करने में या प्रोडक्ट को चेक करवाने में हेल्प करते हैं, और गवर्नमेंट तो है ही। तो ये सब तरीके से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन किया जा सकता है। अब आता है कहाँ लड़े, किससे लड़े। तो उसके पहले ये जानना जरूरी है कौन कौन केस कर सकता है, हु कैन फाइल अ कंप्लेन। तो सबसे बड़ा बात है पहले कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन। अगर कंज्यूमर नहीं कर सकता है तो उसकी जगह कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन है, तुम वहां जाके बोलो, वो लोग तुम्हारे बिहाफ में केस करेगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या उनका कोई अथॉरिटी केस कर सकते हैं। कंज्यूमर अगर एक साथ बहुत सारे हैं तो एक कंज्यूमर सबके बिहाफ में केस कर सकते हैं। और अगर कंज्यूमर का डेथ हो गया है तो उसका लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव केस कर सकते हैं। और अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके गार्जियन उसके बिहाफ में केस कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंज्यूमर कौन है। सर कंज्यूमर, जब हम गुड्स का बात करते हैं तो 2 आदमी कंज्यूमर है, जो बायर है वो, और जो यूजर है विद द परमिशन ऑफ बायर। यूजर विद द परमिशन ऑफ बायर। ये परमिशन ऑफ बायर वाला बात में हमको 2-3 बात बोलना है। पहला एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा कॉमेडी का। मान लो तुम कहीं घूमने गए पूरे फैमिली के साथ, और चोर को पता था कि तुम 1 हफ्ता तक लौट के नहीं आओगे। चोर तुम्हारे घर में घुसा, तुमने एक साबुन खरीदा था जो पैक ही पड़ा था, यूज नहीं किया था। चोर को लगा घर का ओनर तो बहुत लंबा टाइम के लिए बाहर गया, हफ्ता 10 दिन, चलो पहले नहा लेते हैं फिर चोरी करेंगे। वो नहाने गया, उसने साबुन यूज किया, उस साबुन में कुछ खराब केमिकल था, उसके बॉडी पे रैशेज हो गए। क्या वो केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो यूजर तो है लेकिन बायर की परमिशन से यूजर नहीं है। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा इलाबरेट करूं। मान लो एक आदमी, आपके पापा है, आपके पापा ने साबुन ला के घर में रखा या कोई बिस्किट का पैकेट घर में ला के रखा, आपने खोल के खा लिया और वो प्रोडक्ट खराब था जिससे आपका हेल्थ खराब हो गया। आपके पापा केस कर सकते हैं क्योंकि वो बायर है? हाँ। आप भी केस कर सकते हो? हाँ। सर मैंने बिना पापा को पूछे वो बिस्किट का पैकेट खाया था या वो साबुन यूज किया था। बेटा यहाँ पे एज्यूम्ड है कि वो आप ही के पापा है, आप उनके बेटे हो या बेटी हो, तो आपको वो प्रोडक्ट यूज करने का राइट है। मतलब ये डीम्ड परमिशन है, यहाँ परमिशन लेने का जरूरत नहीं। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर करना। मान लो मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, वो खराब निकला। मैं सैमसंग का टीवी खरीदा, वो खराब निकला। मैं दुकानदार को जाके कंप्लेन कर रहा हूं। दुकानदार मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, बट कंपनी प्रॉब्लम सुन नहीं रहा है। क्या दुकानदार केस फाइल कर सकता है कंपनी के ऊपर? नहीं, क्योंकि दुकानदार बायर भी नहीं है, दुकानदार यूजर भी नहीं है। यहां ये 3 एग्जाम्पल को ठीक से याद रखना। अच्छा, सर्विस के केस में क्या होगा? सर सर्विस को खरीदा नहीं जाता इसलिए बायर नहीं होगा, हायरर होगा। सर्विस भाड़े पे ली जाती है तो हायरर केस करेगा, या फिर जो बेनिफिशियरी है वो भी केस कर सकता है। जैसे आप मेरे से ट्यूशन पढ़ रहे हो, आपके पापा फीस पे कर रहे हैं, तो आपके पापा मेरी सर्विस को भाड़ा पे ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं, तो वो केस कर सकते हैं। और आप भी केस कर सकते हो क्योंकि आप बेनिफिशियरी हो उस सर्विस की। यहां पे बेनिफिशियरी भी विद द परमिशन ऑफ बायर बोल रहा हूं मैं, विद द परमिशन ऑफ हायरर। मतलब आपके पापा के परमिशन से आप वो सर्विस यूज कर रहे हो। ऑब्वियस बात है, डीम्ड ही है कि आपका परमिशन होगा। तो ये हुआ कंज्यूमर कौन हुआ और कौन कौन केस कर सकते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर। 3 डिपार्टमेंट है जहां आप जाके केस कर सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बताता है 3 डिपार्टमेंट है जहां पे आप केस कर सकते हो। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा है स्टेट कमीशन और तीसरा है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका गुड्स का जो आपका केस है, केस का अमाउंट 1 करोड़ तक है,
कॉम्पनसेशन अगर 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस करोगे, 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक का है तो आप स्टेट कमीशन में केस करोगे, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप नेशनल कमीशन में केस करोगे। नया एक्ट वाला रूल पढ़ना, पुराना एक्ट वाला मत पढ़ना। यहां इसीलिए डिस्ट्रिक्ट फोरम लिखा है, फोरम नहीं कमीशन होगा। पुराने में फोरम बोलते थे 1986 वाला में, नए एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। सर मेरा अमाउंट है 80 लाख, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस कीजिए। सर हार गया तो स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, वहां भी हार गया तो नेशनल कमीशन में जा सकते हैं, वहां भी हार गए तो सर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां भी हार गए तो अपने अपने घर जाओ और कहीं केस नहीं होगा। सर मेरा अमाउंट है 2 करोड़ का, तो स्टेट कमीशन में केस कीजिए, वहां हार गए तो नेशनल कमीशन जाइए, वहां हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। सर मेरा केस ही है 15 करोड़ का, तो डायरेक्ट नेशनल कमीशन में केस कीजिए, वहां हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। यानी सर पहला केस कहां करें वो अमाउंट देख कर डिसाइड होगा, और उसके बाद आप हायर लेवल पे जा सकते हो आगे कंप्लेन करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या क्या होगा? सर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 चेयरमैन और 2 मेंबर होंगे, 1 प्रेसिडेंट 2 अदर मेंबर, उनमें से भी 1 वुमेन होनी चाहिए। इनको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अमाउंट वाला बात पढ़ चुके हैं। इनका अपना एक लेबोरेटरी है, ये लोग सब प्रोडक्ट को टेस्टिंग करेगा, फिर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। सर यहां हार गए तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हो विदिन 45 डेज। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा ना, उसका कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रह चुका है, रिटायर्ड जज है मतलब वहां का, या फिर उसका इतना नॉलेज है, कैपेबिलिटी है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है। वैसा ही आदमी को इसका प्रेसिडेंट होना होगा। फिर बोला स्टेट कमीशन, तो देखो यहां पे क्या बोला, ये भी कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे 4 मेंबर होंगे, तो 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर, उनमें भी 1 वुमेन होनी चाहिए, वो कंपलसरी हर जगह है। अमाउंट वाला बात हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ से कम। इनका भी अपना लैब वैब होगा जहां प्रोडक्ट को पूरा टेस्टिंग और एग्जामिनेशन होगा। और सर यहां भी केस हार गए तो 30 डेज में आप नेशनल कमीशन जा सकते हो, तो वहां 45 डेज था, यहाँ 30 डेज। सर यहां पे जो प्रेसिडेंट होगा उसको हाई कोर्ट के जज बनने जितना पावर होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है या फिर हाई कोर्ट में जज बन सके उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए। और सर लास्ट है नेशनल कमीशन। सर यहां पर इसको अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले दोनों को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। यहां भी 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर होंगे, यहां भी 1 वुमेन होनी चाहिए मेंबर। यहां भी अमाउंट का है 10 करोड़ से ऊपर, यहां में अमाउंट है 10 करोड़ के ऊपर। सर यहां केस हार गया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विदिन 30 डेज। तो 45 30 डेज का कहानी है। सर यहां पे जो प्रेसिडेंट होगा उसको सुप्रीम कोर्ट का जज, या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है या सुप्रीम कोर्ट में जज बनने जितना उसका कैपेबिलिटी है। ये पॉइंट्स याद रहेंगे, बहुत है। लास्ट आंसर मोटा मोटी, वो जो डिपार्टमेंट में आप केस करोगे वो लोग क्या क्या आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। पहला सॉल्यूशन देंगे गुड्स में से डिफेक्ट को रिमूव करना, वो पॉसिबल नहीं है तो फिर रिप्लेसमेंट, वो पॉसिबल नहीं है तो अमाउंट का रिफंड। इसके अलावा अगर आपको और कोई नुकसान हुआ, कोई इंजरी, तो उसका कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, और आपका कोई डैमेज हुआ तो उसका पैसा दिलवाएंगे। कोई इलीगल काम कर रहा है कंपनी तो उसको बंद करवाएंगे अनफेयर काम को, या कंपनी को ताला लगवाएंगे। कोई हैजार्डस प्रोडक्ट बेच रहे हैं डेंजरस, तो उसका सेल को रुकवाएंगे। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ये लोग पैसा डलवाते हैं कंपनी को केस करने के बाद। आपका केस करने का जो भी खर्चा हुआ वो भी कंपनी से दिलवाएंगे आपको। अनकरेक्ट कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, उसको रुकवाएंगे। ये सब काम ये लोग करते हैं। सर एक टॉपिक पढ़े थे कि हम लोग खुद तो केस कर ही सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी हेल्प करते हैं। हाँ बहुत है, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज है बहुत सारे, उनमें आप जाओ और वहां से आपके, जैसे यहाँ पे लिस्ट दिया देखो, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, कोलकाता का ये रहा कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कट्स जयपुर, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, वॉइस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ऐसे बहुत सारे, आप इनके पास जाओ, दे विल हेल्प यू इन फाइलिंग द केस। ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर।